होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी फॉर वैरायटी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में बात करा था यूबरजेटसुंग थ्योरी, स्कोपस थ्योरी, टेक्स्ट टाइपोलॉजी, एक्सप्रेसियोनिज्म एंड एक्स-वाई-ज़ेड। आई होप ये सारी वीडियोस आपको क्लियर होंगी, ठीक है? कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। एंड एक हमने पुरानी वीडियो में बात करा था पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने राइम शेमा डिस्कस करी थी, राइट? कोर्स राइम, पार राइम, फ्रस्ट्रिंग राइम और मार्बेंटर राइम। ये क्लियर थी, ठीक है। उसके बाद वीडियो के बाद सब क्लियर हो गई थी ना? राइट। तो आज हम करेंगे पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, पोएम की लैंग्वेज, पोएम के स्टिल मेटल की। क्योंकि कभी-कभार जो पोएट है ना वो अपनी जो पोएम्स में ना जब वो लिखते हैं ना कुछ यूज़ करते हैं, कुछ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लैंग्वेज ये नहीं कि चाइनीज़ वगैरह, कुछ एक लैंग्वेज मतलब एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो वो उसको हमें आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें मतलब जिससे हमें क्वेश्चन समझ आ जाएँगे। जिससे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कभी क्वेश्चन आ गया, एक पोएम का लाइन दे दी कि इसमें कौन-सा स्टिल मेटल है। तो आपको ईज़िली हो जाएगा आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ठीक है? आई नो बहुत आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि ये मेटाफर क्या होता है, इलिटरेशन क्या होता है, बट इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद भी क्लियर नहीं होता तो ये मेरी गलती है, आपकी नहीं। तो चलते हैं अपने नोट्स पर एंड डिस्कस करते हैं। आई होप आपको मैं और मेरी स्क्रीन बहुत अच्छे से दिख पा रही होगी, ठीक है? फर्स्ट बात करते हैं मेटाफर पे। किस पे? मेटाफर। अब ये मेटाफर क्या है? हुँ, मेटाफर। मेटाफर में ना आपने वो सुना होगा, जैसे ये लड़का बहुत तेज़ है, ये लड़की बहुत तेज़ है। जिसमें तेज़ है तो जो तेज़ है, जो ये वर्ड है तेज़, वो क्या आइडेंटिफ़ाई कर रहा है कि बहुत तेज़ चलता है, बहुत तेज़ भागता है, बहुत तेज़ काम करता है? नहीं ना, मतलब एक इनडायरेक्टली यार तू तो बड़ा तेज़ आदमी है यार, तू तो बड़ी तेज़ है। तो ये तेज़ क्या है? मतलब चालाक है, ठीक है? सब कुछ बहुत जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर लेती है, सब कुछ बहुत जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, उस वे में तेज़, ठीक है? अ, अब ये है कि ये ज़िंदगी एक पहेली है, ज़िंदगी एक पहेली है। अब ये पहेली क्या मतलब मतलब एक पज़ल आ जाएगी, एक हमारे उसमें हम पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ज़िंदगी आ जाएगी, हम उसे सॉल्व करेंगे। क्या ज़िंदगी पहेली है? पहेली इन द सेंस इधर इधर क्या हुआ पहेली? पहेली ये हुआ कि ज़िंदगी इस लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तो यही पहेली है, ठीक है? पहेली एग्ज़ैक्ट मतलब उसका ये नहीं है कि पहेली। तो पोएम्स में ना ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, अब पोएट्स ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसको एक अच्छे लैंग्वेज में बनाने के लिए। लैंग्वेज एक बिल्डिशर स्प्राक हमें अब जैसे मैंने पहेली बोला, आपकी लैंग्वेज में क्या पहेली का थोड़ा वो आ जाएगा, राइट? अ, कि थोड़ा पज़ल से आप सोच पाओगे कि हाँ, लाइफ इज़ अ पज़ल, ठीक है? एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ein Metapher ist ein sprachliches Bild. Man sagt etwas nicht direkt, sondern benutzt ein Bild oder ein anderes Wort, um eine Idee oder ein Gefühl zu erklären, ठीक है? एक जैसे हमने वर्ड यूज़ कर लिया पहेली, अब उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक बस नॉर्मल जो हम पज़ल खेलते हैं, पहेली जैसे जो हमने बचपन में सुनी है वो पहेली, नहीं ना। यही सारे वर्ड्स पोएट यूज़ करते हैं अपने पोएम्स में, अपनी लाइन्स में ताकि एक एक जो इनर जो एक फीलिंग है ना, एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको बताने के लिए, ठीक है? इसमें कोई वी और आल्स नहीं लगता कि अ, जैसे ज़िंदगी एक है पहेली जैसी, ठीक है? और इंग्लिश में अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि द लाइफ इज़ लाइक अ पज़ल। हमने तो ये सुना लाइफ इज़ अ पज़ल, ज़िंदगी पहेली है। बहुत मुश्किल बहुत रेयर ही आपने सुना होगा कि लाइफ इज़ लाइक अ पज़ल, ठीक है? जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है ज़िंदगी एक पहेली जैसी है, नो लाइफ इज़ अ पज़ल ज़िंदगी पहेली है, राइट? तो इसमें हम कोई वी और आल्स यूज़ नहीं करते, मेटाफर में वी और आल्स यूज़ नहीं करते, ठीक है? Mit einer Metapher kann man etwas anschaulichen und stärker ausdrücken मतलब एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, वही बताता है मेटाफर। अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सेकंड जैसे 1 मिनट दो मुझे आप। हुँ, अब ना एग्ज़ाम्पल इज़ द Leben ist eine Reise. Das Leben ist eine Reise. अब राइज़ क्या क्या मतलब होता है? ट्रैवल, ठीक है? ट्रैवल तो ट्रैवल क्या होता है कि मतलब एक लाइफ़ एक ट्रैवल है, तो पोएट ने यहाँ पे यूज़ कर लिया राइज़ बट राइज़ यूज़ क्यों करा है यहाँ पे? मैं यहाँ पे वो यूज़ कर लेता हूँ। हुँ,
Das Leben ist eine Reise। और ये राइज़ा का इधर क्या मतलब हुआ? राइज़ा यार ये राइज़ा वो है क्या? मतलब एक ज़िंदगी ट्रैवल करती है? नहीं ना। Hier bedeutet es nicht, dass das Leben wirklich eine Reise ist. Die Aussage meint, im Leben gibt es viele Erfahrungen, Wege, Probleme und Ziele, genau wie auf einer Reise। जैसे ट्रैवलिंग में हम बहुत सारा एक नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे गोल्स होते हैं हमारे कि कहाँ-कहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ-कहाँ नहीं ट्रैवल करना। वैसे ही एक जो पोएट है उसने बस राइज़ा एक यूज़ कर दिया, एक वर्ड यूज़ कर दिया ताकि बहुत उसके पीछे जो राइज़ा का क्या मतलब होता है, ट्रैवलिंग का क्या मतलब होता है, हम सबको पता है। तो वही उसने वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया ताकि वो एक लाइफ़ को डिफ़ाइन कर पाए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा था स्टीवन स्टाइन राइस। एक andere Beispiel पे जाते हैं। Er hat ein Haus aus Stein। स्टाइन क्या होता है? स्टोन, राइट? अब पत्थर उसके दिल का बना है, जो पत्थर उसका दिल का सॉरी, जो उसका दिल है वो पत्थर का बना है। मतलब जो मेरा दिल है, हम हमारा सबका एक ऑर्गन है, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ यार उसका दिल ना पत्थर का है। क्या वो सच्चे में पत्थर का है? नहीं ना। बट पत्थर एक फीलिंग है इधर, फीलिंग है। यहाँ पे वी और आल्स का यहाँ यूज़ नहीं हुआ, तो कहीं भी वी और आल्स यूज़ नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप इस पे भी ध्यान देना। अब जो अब मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो दिल है वो पत्थर का है। क्या सच्चे में उसका दिल पत्थर का बना है? नहीं ना, एक फीलिंग है। अब पत्थर का इधर क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग, मतलब ना जल्दी टूटने वाला, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो एक फीलिंग की तरह यूज़ करा है यहाँ पे, एक इमोशन की तरह यूज़ करा है यहाँ पे। कोई उसका एक्चुअली वो मान नहीं रहा कि हाँ भाई यार उसका दिल तो पत्थर का है। अब मैं उसके वहाँ पे देखूँगा दिल मतलब ऑपरेशन करूँगा तो उसके दिल का मतलब दिल नहीं पत्थर होगा। मतलब पत्थर की शेप का दिल होगा। नहीं, पत्थर एक पत्थर का एक बहुत बड़ी ही डेफिनिशन है जो पोएट ने यहाँ पे यूज़ करा। Er hat ein Herz aus Stein। इतना क्लियर है? इसे जर्मन में ही पढ़ लेते हैं। Das bedeutet nicht, dass sein Herz wirklich aus Stein ist. Es bedeutet, dass die Person keine Gefühle zeigt oder sehr kalt ist। इतना क्लियर है? अब थोड़े एग्जांपल्स पढ़ते हैं। The site is guilt। क्या जो the site is guilt जो अब जो टाइम बीत रहा है, क्या हमें उससे पैसे मिल रहे हैं? नहीं ना। तो गिल्ट भी एक इधर फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो पोएट ने यहाँ पे यूज़ करा है। किसको डिफाइन करने के लिए? टाइम को। क्यों? अ, अब जो टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टाइम भी बहुत जिसकी वैल्यू होती है एंड किसी पैसों की भी बहुत वैल्यू होती है। तो इसलिए साइड से ही उसने डिफाइन करा है मतलब जो पैसे हैं, अब उससे ही डिफाइन हुआ है क्या? टाइम। बट ऐसा नहीं है कि हमें टाइम बीत रहा है तो हमें पैसे मिल रहे हैं, नहीं। तो जैसे-जैसे टाइम की वैल्यू हमें किससे पता चली? पैसों से। तो इतना क्लियर है मेटाफर, ये सारे मेटाफर। अब नेक्स्ट है Er hat ein Haus aus Gold। अब वही जैसे स्टोन की तरह मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी तरह तुम्हारा तो यार बहुत मतलब जो सोने का दिल है यार, तुम्हारा तो बड़ा गोल्ड दिल है, तो सुनहरा दिल है। अब इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे दिल में सच्ची में गोल्ड है? नहीं, तुम्हारे दिल में क्या तुम्हारे दिल कैसे है मतलब मतलब Er ist ein sehr guter und freundlicher Mensch। मतलब तुम बहुत अच्छे और बहुत फ्रेंडली दोस्त हो इसलिए मैंने बोला गोल्ड वाला एग्ज़ाम्पल दिया। तो इतना क्लियर है? अब Sie ist eine Sonne für ihre Family। Sie ist eine Sonne für ihre Family। सन का क्या मतलब होता है? एक हमें रोशनी मिलती है, ठीक है? रोशनी मिलती है, हमें मतलब हम गर्माहट मिलती है और एक थोड़ा सन का मतलब क्या होता है? जैसे जब भी हम लाइट में आते हैं, तो हमें एक नई मोटिवेशन से मिलती है, एक नया सवेरा होता है। तो फैमिली के लिए भाई आप हो एक सन की तरह। अब ये मतलब मैं सन हूँ मतलब मैं आपको बोलूँगा कि यू आर लाइक अ सन फॉर योर फैमिली। यू आर अ सन फॉर योर फैमिली, ठीक है? लाइक नहीं सॉरी लाइक मैंने गलत बोल दिया। यू आर अ सन फॉर योर फैमिली। तो सन इधर क्या आपको वही मीनिंग है कि भाई आपकी शेप सन जैसी है एंड आप वही काम कर रहे हो, आप सोलर सिस्टम में हो, आप वहाँ से आए हो, स्पेस से आए हो? नहीं। इधर सन का क्या मतलब है? अ, कि यू ब्रिंग वार्मनेस टू योर फैमिली, यू ब्रिंग लाइट टू योर फैमिली एंड यू ब्रिंग मोटिवेशन टू योर फैमिली। इतना क्लियर है? तो इधर फैमिली आप कैसे डिस्क्राइब हो रहे हो? एज़ अ सन के थ्रू, बट सन एग्ज़ैक्ट मीनिंग नहीं है। सन का सन बस कि आप सन हो, नहीं। सन का बहुत बहुत मीनिंग है, बहुत डिफरेंट मीनिंग है, बहुत अ, डीप एनालिसिस मीनिंग है, डीप लाइक जो इंटरप्रिटेशन वाला मीनिंग है, ठीक है? वैसे ही आप हो सन की तरह। तो इधर ये मत समझना कि मैं ही वो हूँ, क्या कहते हैं, सन की शेप में हूँ, नहीं।
बस सन एक डिस्क्राइब कर रहा है आपको, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, जो सन में भी है। क्लास एग्ज़ाम्पल करते हैं, फिर पढ़ते हैं। अ, हाँ, "दी स्टार्ट schläft nie" दी स्टार्ट schläft nie, जो एक सिटी है वो कभी नहीं सोती। अब सिटी कभी नहीं सोती मतलब क्या उसमें पूरा टाइम जगते रहते हैं लोग? नहीं ना, मतलब हर एक घर में जगते रहेंगे लोग। और क्या सिटी एक इंसान है जो सोती रहती मतलब जो नहीं सोती कभी? नहीं ना। इधर मतलब कि बहुत सारा कुछ सिटी में चलता रहता है। एक आपने भी सुना होगा मतलब सिटी में बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है? अ, इतना क्लियर है आपको? आई होप ये मेटाफर क्लियर होगा। तो मेटाफर में हम वी एंड आल्स यूज़ नहीं करते, बस हम डिस्क्राइब करते हैं किसी अलग वर्ड से। अपनी क्वालिटीज़ को किसी अलग वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, उस वर्ड का बहुत डिफरेंट मीनिंग होगा, सेम टू सेम मीनिंग होगा, ठीक है? अब जैसे द टाइम इज़ गिल्ड, टाइम इज़ मनी। अब मनी की भी सेम इम्पोर्टेंस है, मनी का भी सेम मीनिंग है एंड टाइम का भी सेम मीनिंग है, बट थोड़ा इंटेलेक्चुअली डिफरेंट मीनिंग है। बट इंटेलेक्चुअली सेम मीनिंग है, बट एक्चुअल में डिफरेंट मीनिंग है। तो अगर हम इंटेलेक्चुअली सोचें तो मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टाइम को मैंने किससे डिस्क्राइब कर दिया? मनी से। आई होप मेटाफर क्लियर होगा। नेक्स्ट इज फर्गलाइश, जिसे हम सिमिली भी कहते हैं। फर्गलाइश का मतलब आपको पता होगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? Ein Vergleich bedeutet, dass man zwei Dinge mit einem vergleicht, um etwas klarer zu beschreiben. dabei benutzt man meistens die Wörter wie und als. अब मेटाफर में हम वी एंड आल्स यूज नहीं करते थे, फर्गलाइश में हम क्या यूज करते हैं? वी एंड आल। मेटाफर में वी एंड आल्स यूज नहीं करते थे एंड किस में हम यूज करते हैं? गिव मी अ सेकंड। हाँ, फर्गलाइश में हम वी एंड आल्स यूज करते हैं। फर्गलाइश का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन। अब मेटाफर में भी हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, साइट और गिल्ड को, राइट? अब इसमें फर्गलाइश सेम होगा, बट इसमें हम क्या लगाएंगे? वी एंड आल्स। मेटाफर में वी एंड आल्स नहीं लगाएंगे, फर्गलाइश में लगाएंगे। Vergleich hilft uns eine Eigenschaft besser zu verstehen। Eigenschaft आपको मतलब पता होगा कि उसके अंदर की क्वालिटी। अब यहाँ पे समझते हैं। Er ist stark wie eine Löwe। Er ist stark wie eine Löwe। Er ist stark wie eine Löwe मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज लाइक अ लॉयन। और यहाँ पे वी आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा? Vergleich। अगर मैं यहाँ से वी हटा दूँ, एरिस्ट मतलब यहाँ पे लिख दूँ एरिस्ट आइन लेओवा, तो क्या हो गया हमारा? एरिस्टाइन लेओवा। अगर मैं स्टार्क वी आइन हटा दूँ, बस मैंने लिख दिया एरिस्टाइन लियोवा, तो क्या होगा हमारा? मेटाफर। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? स्टार्क वी आइन लियोवा, तो हमारा क्या हुआ? फर्गलाइश। अब बेटोइडियम एरिजिया स्टार्क। अब सेकंड में जी शोन भी आइना रोज। जी इज शोन भी आइना रोज। रोज क्या होता है? मतलब बहुत सुंदर लगता है, मतलब बहुत सबको महक देता है। और जैसे ही मैं एक लड़की को डिफाइन कर रहा हूँ, या मैं किसी एक लड़के को डिफाइन कर रहा हूँ, यू आर लाइक यू आर हैंडसम, या यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैसे? और यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? तो वैसे ही रोज़ भी वैसे हमें सुंदर लगता है, रोज़ की भी वैसी क्वालिटीज़ होती है। लो रोज़ अपनी ब्यूटी मतलब रोज़ सबको पसंद होता है, ठीक है? वैसी ब्यूटी भी सबको पसंद होती है, ठीक है? इतना क्लियर है आपको? ज़ी शोन वी है ना रोज़। अब ब्यूटी ज़रूरी नहीं है इसमें आउटर ब्यूटी, इसमें इनर ब्यूटी भी आती है। इनर ब्यूटी आपको अगर इंटेलेक्चुअली सोचो, उसका दिल कैसा है, ठीक है? उसकी फीलिंग्स कैसे, उसकी इमोशंस कैसे। ज़रूरी नहीं है कि इधर बस आउटर ब्यूटी की बात हो रही है, पर नहीं, इनर एंड आउटर दोनों की बात हो रही है। इनर की भी आप सोच सकते हो और आउटर की भी सोच सकते हो। एंड आउटर ब्यूटी भी तभी आती है जब इनर ब्यूटी स्ट्रांग हो हमारी, ठीक है? आउटर ब्यूटी भी कब स्ट्रांग होती है? जब हमारी इनर ब्यूटी स्ट्रांग हो। यार अब कोई इंसान बहुत सुंदर है, बट उसके अंदर बहुत इमोशनलेस है, कोई फीलिंगलेस है, वो मतलब बहुत अत्याचारी है, तो क्या हम उसको रियली ब्यूटीफुल बोलेंगे? नहीं ना। वैसे ही अब यहाँ पे करते हैं एरिस्ट स्नेल आज देयर विंड। एरिस्ट स्नेल आज देयर विंड। अब यहाँ पे आल्स लग गया, एरिस्ट स्नेल आज देयर विंड। इसका क्या मतलब है? कि वो बहुत तेज है, मतलब इसमें हाँ कि मतलब बहुत फास्ट है, ठीक है? मतलब बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा बताया स्नेल आज देयर विंड। क्योंकि हवा भी बहुत तेज हो जाती है ना कभी कभार, जब हम स्टॉर्म में वगैरह, या कभी जब तूफान होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एरेस्ट देयर विंड, एरेस्ट विंड, अगर मैं यहाँ पे बस ये लिखता हूँ, तो वो क्या होता है? हमारा मेटाफर। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एरेस्ट स्नेल आज देयर विंड, तो हमारा वो क्या हुआ? फेर्गलाइज। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ das Wasser ist kalt wie Eis। das Wasser ist kalt wie Eis। अब जो यहाँ पे वी लग गया, अब उससे हमें पता चल गया कि ये फर्गलाइश है, क्योंकि हमने वी बता दिया, हमने कंपैरिजन कर दिया वासर और आइस को। वासर क्या है? आइस है। अब मैं यहाँ पे ये लिखता बस द वासर इज आइस, तो क्या होता है हमारा मेटाफर। फर्गलाइश क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वी नहीं लगाया। अब यहाँ पे दस वासर इज काल्ट वी आइस, तो ये मेटाफर हुआ, फर्गलाइश हुआ। फर्गलाइश क्योंकि यहाँ पे वी आ गया। अब मैं इस काल्ट वी हटा दूं और बस क्या लगा दूं, दस वासर इज आइस, तो क्या हो गया हमारा मेटाफर। आई होप ये सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पेर्सोनिफिकेशन के। पेर्सोनिफिकेशन का मतलब कि कोई भी आदमी या कोई भी चीज या कोई भी जैसे आप जानवर मान लो, या कोई भी जैसे कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज जिसमें फीलिंग नहीं है, जिसमें, हाँ कोई भी चीज जो ह्यूमन नहीं। अब ये समझ लो, कोई भी चीज जो ह्यूमन नहीं है एंड उस चीज को हम ह्यूमन जैसी क्वालिटी दे दें, तो क्या बन जाता है? पेर्सोनिफिकेशन। पेर्सोनिफिकेशन मतलब कोई भी चीज ह्यूमन नहीं है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, दीवार हो गई, नेचर हो गया, या एनिमल्स हो गए, ह्यूमन नहीं है। बट हम उन चीजों को अपने पोयम में एक जो इंसानों वाली क्वालिटी दे दें, so that will become our personification. So das bedeutet etwas, das kein Mensch ist, wird so beschreiben, als ob es ein Mensch wäre. Man benutzt Personification, um Texte lebendiger und interessanter zu machen. Beispiele: Die Sonne lacht. Just give me a second. Hmm. Die Sonne lacht. अब ये जो क्या सन रियली हंसता है ऊपर जाके? नहीं। जो हंसने वाली क्वालिटी किसकी है? हंसने वाली क्वालिटी किसकी है? इंसानों की। और हमने इंसानों वाली क्वालिटी किसको दे दी? सन को। दी जोना लाख। तो इसका मतलब अगर इंटेलेक्चुअली इसका मतलब सोचोगे, दी जोना शाइन्स देयर शिवन, मतलब बहुत अच्छे से चमक रहा है। अब यहाँ पे है दी ब्लूमन डांसन इन विंड। ठीक है, दी ब्लूमन डांसन इन विंड। यहाँ पे इसका एग्जांपल समझते हैं। फ्लूस्टेट का अगर आपको मतलब इसका मतलब होता है विस्पर। ठीक है, विस्पर। एग्जांपल है द ब्लूमन डांसन इन विंड। क्या जो फ्लावर हैं वो असली में डांस कर सकते हैं? कौन डांस कर सकता है? ह्यूमन डांस कर सकते हैं। तो हमने एक नॉन ह्यूमन को हमने ह्यूमन वाली आइगनशाफ्ट दे दी, नॉन ह्यूमन को हमने इंसानों वाली क्वालिटी दे दी। तो द ब्लूमन डांस इन विंड, मतलब इसका क्या मतलब? जैसे जब हवा चलती है तो अब देखा ना फूल कैसे हिलते हैं, तो वैसे। अब दिस साइट लॉफ्ट। दिस साइट लॉफ्ट। लॉफ्ट मतलब भागना। अब वो लोग एनिमल भी भाग सकते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्टली कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, डिसाइड लॉइफ। अब जो टाइम है, मतलब वो हमें लगता है कि भाग रहा है, बट क्या उसके पास, उसको लग रहा है मतलब टाइम को खुद को पता है कि मैं भाग रहा हूँ? नहीं ना, टाइम तो बस वैसे ही चलता है। हमें लगता है कि हमें भाग रहा है, बट हमने उसको इंसान वाली क्वालिटी दे दी कि हम वो साइट भाग रहा है। Bedeutung दिस साइट सर्किट सेशन है। कितना क्लियर है आपको? आई होप ये सब क्लियर होगा एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो पेर्सोनिफिकेशन ये सब क्लियर होगा आपको। अब आते हैं वीडर रोलिंग पे। अब वीडर रोलिंग पे क्या होता है कि एक ही जो वर्ड है या एक ही जो लाइन है ना, वो बार बार रिपीट हो रही है। मतलब उसको मतलब एक ही वर्ड या एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, क्यों? उस पर ज्यादा फोकस करने के लिए। आपने, ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत बहुत तेज है, मतलब बहुत बहुत, मैंने 2 बार यूज करा। क्यों? क्योंकि इस पे फोकस आ रहा है मेरा, उस पे फोकस पड़े, बहुत बहुत पे फोकस पड़े, ताकि उसकी क्वालिटी को पता चले कि हाँ भाई ये बहुत बहुत तेज है भाई। ठीक है, so यहाँ पे पढ़ते हैं eine Wiederholung ist ein Stilmittel, bei dem ein Wort, eine Wortgruppe oder ein Satz mehrmals wiederholt wird. Das mag man, um eine Idee oder ein Gefühl stärker zu betonen. हम्म, एग्जाम्पल समझते हैं Wiederholung का। nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt। ठीक है, nie wieder Krieg, अब nie wieder Gewalt। अब यहाँ पे क्या क्या रिपीट हुआ? nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder। तो इस पे मतलब नॉट अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन वॉर, नॉट अगेन वायलेंस। तो हमने किस पे फोकस कर रहे हैं? नॉट अगेन पे। जब ये वॉर के टाइम पे, सपोज वर्ल्ड war 2 के टाइम पे या वर्ल्ड war 1 के टाइम पे, लोग क्या कहते हैं? नी वीडर क्रीग, नी वीडर gewalt। तो हम किस पे ज्यादा फोकस हो रहे हैं? नी वीडर, नी वीडर पे। तो ये हमारा वीडर रोल है। अब यहाँ पे है
Ich habe einen Traum, ich habe einen Traum, ich habe einen Traum, ich habe einen Traum। अब ये किस पे फोकस हो रहा है? यहाँ पे दो बारी एक चीज यूज हुई है, Ich habe einen Traum। तो ये विडर है। मैं बहुत जैसे एक एक्साइटेड होता है ना, जैसे एक बंदा, फॉर एग्जांपल मैं एक एक्साइटेड हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक बात है, 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 जल्दी सुनो। मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ? क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक बात है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, और लोग ताकि मेरे पे फोकस करें। मेरे पास एक बात है बताने के लिए, मेरे पास एक बात है यार, मेरे पास एक बात, सुनो सुनो सुनो। मैं सुनो 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 पे भी फोकस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लोग मुझे सुने। वैसे ईशाबान entraum, ईशाबान entraum। क्लियर है? हम्म। Kämpft und kämpft wieder। Kämpft und kämpft wieder। Weiter, सॉरी, wieder नहीं, weiter। das है lang जैसे हिंदी में एक एग्जाम्पल समझते हैं। वो भागा, फिर बहुत तेज भागा, फिर भागता ही गया। समझ रहे हो? तो वैसे ही मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ? भागने पे, कि मतलब वो भागता ही गया, वो बहुत देर तक भागता ही रहा। तो यहाँ पे भी है केम्फ्ट, केम्फ्ट und kämpft weiter। तो आपको ये समझ आ गया? तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? विडरहोलुम के। किसके एग्जाम्पल है? विडरहोलुम के। विडरहोलुम। अब नेक्स्ट आते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का क्या मतलब होता है? बहुत इजी है। अलिट्रेशन एक ऐसा स्टिल मेटल है जिसमें जो वर्ड्स की स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट होता है ना, वो सेम लेटर का होता है। वर्ड्स जो भी हम एक एक नया वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उसका हर लेटर, मतलब हर लेटर नहीं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम है। यहाँ पे लिखा है अनफांग्स बुक्स ऑफ एन ऑर्डर लाउड। मतलब जो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है ना, सपोज मैंने एक वर्ड स्टार्ट करा एल से, दूसरा भी वर्ड स्टार्ट करा एल से, तीसरा भी वर्ड स्टार्ट करा एल से, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। सो नाउ इधर एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। हाँ, उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, है ना। Alliteration ist ein Stilmittel, bei dem mehrere Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben oder Laut beginnen. Diese Wörter stehen meistens direkt nebeneinander. Alliteration machen einen Satz rhythmischer, schöner und leichter zu merken। Beispiel, अब Beispiel से समझते हैं। मैंने क्या बोला था? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम होगा। अब यहाँ पे मिल्श, एम सेम है। मार्क, एम सेम है। म्यूडर, एम सेम है। मीनर, एम सेम है। मोटर, एम सेम है। तो मिल्श, मार्क, म्यूडर, मीनर, मोटर। viele Wörter beginnen mit M। इतना क्लियर है आपको? हम्म। यहाँ पे ब्रोड और बुटर, किंड और केगल, केक, दोनों वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं? के से। ठीक है, उन पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि उन एक कनेक्ट कर रहा है उन दोनों को, तो उन पे ज्यादा ध्यान मत देना। तो अब यहाँ पे दोनों वर्ड्स जो मेन मेन जो है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? के से। अब यहाँ पे ब्रॉड और बुटर, डी और बी, विन और बेटर, जोना जान उन से। तो हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? अलिट्रेशन के। इतना क्लियर है? अलिट्रेशन, वेरी गुड। अब आयरनी। आयरनी का क्या मतलब होता है? जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि आप घर पे आए, ठीक है, घर पे आए, घर बहुत गंदा हो रखा है, घर बहुत गंदा हो रखा है। आप एक सरकास्टिकली या बहुत आयरॉनिकली आप क्या बोलेंगे? वाह, कितना साफ घर कर रखा है यार। आपकी मम्मी भी आपको बाई चांस ये बोलेंगी ना, जैसे आपके रूम में एंटर हुई, वाह कितना साफ कमरा है। बट वो क्या, उनका मतलब क्या है? कि बहुत गंदा है। बट वो कैसे आयरॉनिकली उन्होंने बोला, क्या वाह क्या साफ कमरा है। अब जैसे ही एक जगह है वो बहुत गंदी है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अब आपके दोस्त आपको लेके गए हैं। अब आपके दोस्त पूछते हैं, बढ़िया है ना?" आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी खुशबू है यहाँ पे।" बट आप क्या मान रहे हो? बट आप जो जनरली आपका मतलब क्या है? कि बहुत बेकार है, बट आपने उसको sarcastically आयरॉनिकली बोला कि बहुत बेकार है। ठीक है? Irony ist eine Stilmittel, bei dem man etwas sagt, aber das Gegenteil meint। Man benutzt Irony oft um Humor, Kritik oder Sport auszudrücken। मतलब ह्यूमर और क्रिटिक पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है? Die wirkliche Bedeutung versteht man meistens aus der Situation oder dem Ton। Beispiele, äh, अब यार आपकी बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है? बहुत तेज बारिश हो रही है, और आपसे कोई पूछता है, यार आपको बारिश पसंद नहीं है। अब कोई आपसे पूछता है, यार कैसा है? आप बोलोगे, टॉलेस्ट वेटर heute। मतलब आपकी टोन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, सार्कास्टिकली वाली, थोड़ी ह्यूमर वाली है, क्रिटिक वाली। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो रहा है, es regnet sehr stark und jemand sagt। फिर आप बोलोगे, आप कोई कोई आपसे पूछेगी कि यार
कैसा वेदर है? आप बोलोगे टॉलेस्ट वेदर टॉलेस्ट वेदर होता है। ठीक है, in Wirklichkeit meinen die Person, dass das Wetter schlecht ist। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अब सपोज ein Student hat nichts gelernt und sagt, मतलब एक स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे फिर को क्या बोलता है, जैसे हाँ भाई घर वाले पूछते हैं कि सब पढ़ लिया ना, और एक्चुअली आपने क्या नहीं पढ़ा, एक्चुअली आपने नहीं पढ़ा, तो ich bin perfekt vorbereitet für die Prüfung। ठीक है, उसका उसने एक्चुअली में उसने नहीं पढ़ा होता। कितना क्लियर है आपको? अब चलते हैं सिंबल। सिंबल पे कुछ नहीं होता, जैसे सिंबल का मतलब एक, जैसे वाइट फ्लैग मान लो, वाइट फ्लैग, या एक रेड फ्लैग मान लो, ग्रीन फ्लैग मान लो। आपको पता होगा रेड फ्लैग का क्या मतलब होता है। आजकल की जनरेशन में रेड फ्लैग का क्या मतलब होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में यूज होते हैं रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। रेड फ्लैग मतलब कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस इंसान से मतलब कभी रिलेशनशिप में। ग्रीन फ्लैग, यस, गो। वैसे ही सिंबल होते हैं। ठीक है, सिंबल एक, सिंबल का बहुत अंदर ही डीप मीनिंग होता है, कि सिंबल का बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है, बट हम डिफाइन कर देते हैं। एक जैसे हमने बोल दिया ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग का अंदर ही डीप मीनिंग वो है, बस हमने उसको एक ग्रीन फ्लैग बोल के हमने उसको डिफाइन कर दिया। ऐसे ही इसका मतलब ये है। अब फॉर एग्जाम्पल, दी Taube, मतलब व्हाइट पिजन होता है, सिंबल फॉर फ्रीडम। दी Rosa, सिंबल फॉर लीबर। दी weiße Farbe, सिंबल फॉर Reinheit। दी Kette, मतलब चेन, सिंबल फॉर Gefangenschaft oder Unterdrückung। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में अगर मैं इसको beispiel लेना चाहूँ, दी weiße Taube flog über die Stadt। दी weiße Taube, मतलब weiße Taube मतलब कि एक व्हाइट पिजन है, वो जो ऊपर से, मतलब उसने मतलब जो सिटी के ऊपर से उसने फ्लाई करा, मतलब सिटी के ऊपर से गया। एक आप ये समझ सकते हो कि पोयम में अगर ये आता है कि ऐसे कुछ वाइसा टाउब या दिजोना, वो क्या कह रहे हैं। अब वाइसा, हाँ, वाइसा टाउब किसका वो होता है, किसका, किसको डिफाइन करता है, एक सिंबल ऑफ पीस को। अब यहाँ पे सिटी में कुछ वो चल रहा है, अब सिटी में कुछ दंगे चल रहे हैं। अब न्यूज़पेपर में या कोई न्यूज़ में हो गया कि, न्यूज़पेपर में तो नहीं, न्यूज़ में तो नहीं, ये मेनली रिटन में होता है। जैसे कोई लिटरेचर में हो गया, लिटरेचर में हाँ, एक नॉवल में या कोई पोएम में कोई डिस्क्राइब कर रहा है ऊपर से कि हाँ भाई ये सब हुआ, ये सब हुआ, फिर बाद में दी वाइस एट टाउब ऑफ फ्लो के मतलब सिंबल, मतलब पीस आ गई उसमें, ये वार रुक गया, मतलब ये सारी परेशानी रुक गई, और उसमें पीस आ गया, मतलब फ्रीडम आ गई। इतना क्लियर है आपको? वैसे ही तो सिंबल क्लियर है, विडरहोलुम क्लियर है, एलिट्रेशन क्लियर है, आयरनी क्लियर है, मेटाफर क्लियर है, फ्रैगलाइज क्लियर है। आई होप ये सब क्लियर होगा एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हाँ, वीडियो को एक दो बार देख लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो प्लीज़ वॉच दिस इन 1.5 और 1.5 और 1.25x, ताकि इससे आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ आ जाए। एंड दोबारा लगे तो दोबारा रिपीट। एंड प्लीज़ हाँ, अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप एक बार ड्रॉप कर देना कि हाँ मुझे समझ आ गया, जिससे मुझे शांति मिल जाएगी कि हाँ आप लोगों को समझ आ गया, तो बहुत बढ़िया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Auf Wiedersehen und bis dann, vielen Dank।